मैं विवेक एक बार फिर से आपका अपने वीडियो में स्वागत करते हैं। अगर आने वाले दिनों में आपको उत्तर प्रदेश पुलिस या बिहार पुलिस का एग्जाम देना है तो ये वीडियो आपको अवश्य देख के जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम जीके के कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट या ऐसे कहें कि यहाँ से हम एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और देखते हैं हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन और उसको हम कैसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा जिसमें से बोला जा रहा है कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला टार्टेरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। आपको बताना ये है कि सेब में कौन सा अम्ल देखने को मिलता है। बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो आइए हम बताते हैं कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जब भी बात आएगी टार्टेरिक अम्ल की, अब पूछा जाएगा कि टार्टेरिक अम्ल किसमें देखने को मिलता है, तो आपको बताना होगा कि टार्टेरिक अम्ल हमें इमली में देखने को मिलता है। यदि आपसे पूछ दे कि साइट्रिक अम्ल किसमें देखने को मिलता है, तो आपको बताना होगा कि साइट्रिक अम्ल हमें नींबू में देखने को मिलता है, या ऐसे कर सकते हैं कि खट्टे फलों में हमें साइट्रिक अम्ल देखने को मिलता है। यदि आपसे पूछ दे कि मैलिक अम्ल किसमें देखने को मिलता है, तो आपको बताना होगा कि मैलिक अम्ल हमें सेब में देखने को मिलता है। यदि आपसे पूछ दे कि ऑक्जेलिक अम्ल किसमें देखने को मिलता है, तो आपको बताना होगा कि ऑक्जेलिक अम्ल हमें टमाटर में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट बताया, अगर ये पॉइंट आप दिमाग में रखते हैं तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन हमसे पूछा ये था कि सेब में कौन सा अम्ल देखने को मिलता है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत आसानी से बता देंगे कि सेब में हमें मैलिक अम्ल देखने को मिलता है। यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट का क्या करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि बल आघूर्ण का SI मात्रक है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला है न्यूटन, न्यूटन मीटर, ओम और पास्कल। आपको बताना ये है कि बल आघूर्ण का SI मात्रक क्या देखने को मिलता है। बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो आइए हम बताते हैं कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। यदि आपसे पूछ दे कि न्यूटन किसका मात्रक है, तो आपको बताना होगा कि न्यूटन हमें बल का मात्रक देखने को मिलता है। यदि आपसे पूछ दे कि न्यूटन मीटर किसका मात्रक है, तो आपको बताना होगा कि न्यूटन मीटर हमें बल आघूर्ण का मात्रक देखने को मिलता है। यदि आपसे पूछ दे कि ओम किसका मात्रक है, तो आपको बताना होगा कि ओम हमें प्रतिरोध का मात्रक देखने को मिलता है। और यदि आपसे एग्जाम में पूछ दे कि पास्कल किसका मात्रक है, तो आपको बताना होगा कि पास्कल हमें दाब का मात्रक देखने को मिलता है। तो हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट बताए, अगर ये पॉइंट आप दिमाग में रखते हैं तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या पूछा था, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे ये पूछा था कि बल आघूर्ण का SI मात्रक क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बहुत आसानी से बता देंगे कि बल आघूर्ण का SI मात्रक में न्यूटन मीटर देखने को मिलता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला है पिच ब्लेंड, बॉक्साइट, डोलोमाइट, लिग्नाइट। आपको बताना ये है कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क हमें क्या देखने को मिलता है। बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो आइए हम बताते हैं कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जब भी आपसे पूछे कि पिच ब्लेंड किसका अयस्क है, तो आपको बताना होगा कि पिच ब्लेंड हमें यूरेनियम का अयस्क देखने को मिलता है। यदि आपसे पूछे कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो आपको बताना होगा कि बॉक्साइट हमें एल्युमिनियम का अयस्क देखने को मिलता है। यदि आपसे पूछे कि डोलोमाइट किसका अयस्क है, तो आपको बताना होगा डोलोमाइट हमें मैग्नीशियम का अयस्क देखने को मिलता है। यहाँ पे बात है लिग्नाइट की, तो हम आपसे पूछे लिग्नाइट क्या है, तो आपको बताना होगा कि लिग्नाइट कार्बन का सबसे निम्नतम रूप हमें देखने को मिलता है। तो हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट बताया, ये पॉइंट आपको दिमाग में रख के ही एग्जाम में जाना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछा था, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे पूछा था एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत आसानी से बता देंगे कि एल्युमिनियम का हमें प्रमुख अयस्क बॉक्साइट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। जब भी आपसे पूछे कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है, तो आपको बताना होगा बॉक्साइट। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला फाइकोलॉजी, पोमोलॉजी, एंथोलॉजी और एंटोमोलॉजी। आपको बताना ये है कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो आइए हम बताते हैं कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जब भी बात आएगी फाइकोलॉजी की, तो आपको बताना होगा कि फाइकोलॉजी के अंतर्गत हम शैवालों का अध्ययन करते हैं। यदि आपसे पूछे कि पोमोलॉजी क्या है, तो आपको बताना होगा कि पोमोलॉजी के अंतर्गत हम फलों का अध्ययन करते हैं। यदि आपसे पूछे कि एंथोलॉजी क्या है, तो आपको बताना होगा कि एंथोलॉजी के अंतर्गत हम पुष्पों का अध्ययन करते हैं या फूलों का अध्ययन करते हैं। यदि आपसे पूछे कि एंटोमोलॉजी क्या है, तो आपको होगा कि एंटोमोलॉजी के अंतर्गत हम कीटों का अध्ययन करते हैं। तो ये जो पॉइंट बताया, ये पॉइंट आपको दिमाग में रख के ही एग्जाम में जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा था, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा था ये था कि पुष्पों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। तो आपको बताना होगा कि पुष्पों का अध्ययन हम एंथोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का क्या करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि वित्तीय पद की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 और इनमें से कोई नहीं। आपको बताना ये है कि वित्तीय पद की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो आइए हम बताते हैं कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपको एग्जाम देखने को मिल सकता है। यदि आपसे पूछ दे अनुच्छेद 352 क्या है, तो आपको बताना होगा कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत हमें राष्ट्रीय अपराध देखने को मिलता है। यदि आपसे पूछ दे अनुच्छेद 356 क्या है, तो आपको बताना होगा कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत हमें राष्ट्रपति शासन देखने को मिलता है। यदि आपसे पूछ दे अनुच्छेद
अनुच्छेद 360 क्या है, तो आपको बताना होगा कि अनुच्छेद 360 के अंतर्गत हमें वित्तीय अपराध देखने को मिलता है। तो हमने क्या बताया, हमने आपको बताया कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत क्या होता है, तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत हमें राष्ट्रीय अपराध देखने को मिलता है, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत हमें राष्ट्रपति शासन देखने को मिलता है और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत हमें वित्तीय अपराध देखने को मिलता है। तो हमें यहाँ पे कुछ पॉइंट बताया, ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा था, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे ये पूछा था कि वित्तीय अपराध की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत आसानी से बता देंगे, ठीक है। इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला 49 विषय, 47 विषय, 51 विषय और 97 विषय। आपको बताना ये है कि संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितना विषय देखने को मिलते थे, बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो आइए हम बताते हैं कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जब भी बात है कि मूल संविधान की और पूछा जाएगा कि मूल संविधान के समवर्ती सूची में कितना विषय देखने को मिलते थे, तो आपको बताना होगा कि मूल संविधान के समवर्ती सूची में हमें 47 विषय देखने को मिलते हैं। यदि यहीं पे क्वेश्चन बदल दे और क्वेश्चन से ये पूछे कि वर्तमान संविधान के समवर्ती सूची में कितना विषय देखने को मिलते हैं, तो आपको बताना होगा कि वर्तमान संविधान के समवर्ती सूची में हमें 97 विषय देखने को मिलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में ये पूछा था संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितना विषय थे, तो आप बहुत आसानी से बता देंगे कि 47 विषय। यहाँ पे इसका क्या करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला 13 अप्रैल 1919, 1920, 1922, 1927। आपको बताना ये है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हमें कब देखने को मिलता है, बता सकते हैं? हम नहीं बता सकते तो आइए हम बताते हैं कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जब भी बात आएगी जालियांवाला बाग हत्याकांड की, तो आपको बताना होगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हमें 13 अप्रैल 1919 को देखने को मिलता है। यदि आपसे पूछ दे कि 1920 में क्या देखने को मिलता है, तो आपको बताना होगा कि 1920 में हमें असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन देखने को मिलता है। यदि आपसे पूछ दे कि 1922 में क्या हुआ था, तो आपको बताना होगा कि 1922 में हमें चौरी चौरा कांड देखने को मिलता है। यदि आपसे पूछ दे कि 1927 में क्या हुआ, तो आपको बताना होगा कि 1927 में हमें साइमन कमीशन की नियुक्ति देखने को मिलती है, ठीक है, जो कि 1928 में भारत आता है, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट बताए, ये पॉइंट आपको दिमाग में रख के एग्जाम में जाना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा था, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में ये पूछा था कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो आपको बताना होगा 13 अप्रैल 1919। तो यहाँ पे 6 का क्या करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि पूना पैक्ट कब हुआ। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला 1930, 1932, 1942, 1946। आपको बताना ये है कि पूना पैक्ट कब देखने को मिलता है, बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो आइए हम बताते हैं कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जब भी बात आएगी 1930 की, तो आपको बताना होगा कि 1930 में हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन देखने को मिलता है। यदि बात आएगी 1932 की, तो आपको बताना होगा कि 1932 में हमें पूना पैक्ट देखने को मिलता है। यदि बात आएगी 1942 की, तो आपको बताना होगा कि 1942 में हमें क्रिप्स मिशन देखने को मिलता है। और 1946 की बात करें तो 1946 में हमें कैबिनेट मिशन देखने को मिलता है। यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट बताए, ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन नंबर 7 में ये पूछा था कि पूना पैक्ट कब देखने को मिलता है, तो आपको बताना होगा कि पूना पैक्ट हमें 1932 में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का क्या करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन से ये पूछा जा रहा है कि किस पठार को संसार का छत कहा जाता है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला थार, पामीर, माउंट आबू और इनमें से कोई नहीं। आपको बताना ये है कि किस पठार को संसार का छत कहा जाता है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, ठीक है। हम आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि तुलबुल परियोजना किस झील पर है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला चिल्का झील, वुलर झील, कोलेरू झील और भीमताल झील। आपको बताना ये है कि तुलबुल परियोजना में किस झील पर देखने को मिलता है, बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो आइए हम बताते हैं कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जब भी बात है कि तुलबुल परियोजना की, तो आपको दिमाग में रखना कि तुलबुल परियोजना से 2-3 क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिल सकता है। पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि तुलबुल परियोजना किस राज्य में देखने को मिलता है या कहाँ देखने को मिलता है, तो आपको बताना होगा कि तुलबुल परियोजना हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। दूसरा क्वेश्चन से ये पूछेगा कि तुलबुल परियोजना किस नदी पे देखने को मिलता है, तो आपको बताना होगा कि तुलबुल परियोजना हमें झेलम नदी पे देखने को मिल सकता है। यदि आपसे पूछ दे कि तुलबुल परियोजना किस झील पे है, तो आपको बताना होगा कि तुलबुल परियोजना हमें उलर झील पे देखने को मिलता है, जो कि उलर झील किस पे है, तो आपको बताना होगा कि झेलम नदी पे हमें उलर झील देखने को मिलता है। यहाँ पे क्वेश्चन बनाएंगे का क्या करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनाएंगे का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। जब भी आपसे पूछे कि तुलबुल परियोजना किस झील पे है, तो आपको बताना होगा उलर झील पे। उलर झील किस नदी पे है, तो आपको बताना होगा कि झेलम नदी पे। और झेलम नदी कहाँ है, तो आपको बताना होगा जम्मू कश्मीर, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।
यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जाए कि संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, राष्ट्रपति और राज्यसभा का अध्यक्ष। आपको बताना ये है कि संसद को कौन भंग कर सकता है, बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो हम आप बताते हैं कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जब भी बात आएगी संसद की तो आपको दिमाग में रखना है कि संसद किससे मिलकर बनता है, तो आपको बताना होगा कि संसद लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। ठीक है, अब रही बात की कौन सा संसद भंग हो सकता है, कौन सा सदन भंग होगा, तो आपको बताना होगा कि केवल लोकसभा ही भंग हो सकता है। और अब बात है कि कौन भंग कर सकता है, तो आपको बताना होगा कि प्रधानमंत्री के कहने पे राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या पूछा था, तो 11 में हमसे ये पूछा था कि संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है, तो आपको बताना होगा राष्ट्रपति। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का क्या करेक्ट आंसर देखने को मिला है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिल रहा है भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। आपको बताना ये है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में देखने को मिलता है, बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो आइए हम बताते हैं कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जब भी बात है कि भाग 2 की, तो आपको बताना होगा कि संविधान के भाग 2 में हमें नागरिकता संबंधी प्रावधान देखने को मिलता है। जब भी बात है कि भाग 3 की, तो आपको बताना होगा कि संविधान के भाग 3 में हमें मौलिक अधिकार देखने को मिलता है। जब भी बात है कि भाग 4 की, तो आपको बताना होगा कि संविधान के भाग 4 में हमें नीति निर्देशक तत्व देखने को मिलते हैं। जब भी बात है कि भाग 5 की, तो आपको बताना होगा कि संविधान के भाग 5 में हमें संघ देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में से ये पूछा था कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो आपको बताना होगा कि मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का क्या करेक्ट आंसर देखने को मिला है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला वैशाली, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर। आपको बताना ये है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो आइए हम बताते हैं कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपको एग्जाम देखने को मिल सकता है। जब भी बात है कि गौतम बुद्ध की, तो आपको दिमाग में रखना है, यदि आपसे पूछ दे कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, तो आपको बताना होगा वैशाली में गौतम बुद्ध का जन्म देखने को मिलता है। यदि आपसे पूछ दे कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो आपको बताना होगा कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हमें बोधगया में देखने को मिलता है। यदि आपसे पूछ दे कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो आपको बताना होगा कि सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। यदि आपसे पूछ दे कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई, तो आपको बताना होगा कि गौतम बुद्ध की मृत्यु हमें कुशीनगर में देखने को मिलती है। यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट बताया, ये पॉइंट आपको दिमाग में रख के एग्जाम में जाना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 में हमने क्या पूछा था, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे ये पूछा था कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो आपको बताना होगा सारनाथ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 का क्या करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जाए कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है। जब भी आपसे एग्जाम में पूछे कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है और वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है, तो आपको एक वर्ड याद रखना है। क्या वर्ड याद रखना है? जब भी आपसे पूछे कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है, तो आपको बताना होगा केडा, KEDA। बस आपको ये याद रखना है। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए वसा में घुलनशील देखने को मिलता है। अब बाकी कौन बच रहा है, तो बाकी हमें विटामिन बी और सी देखने को मिला है, जो कि हमें जल में घुलनशील देखने को मिलता है। जब भी आपसे पूछे कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन है, तो आपको बताना होगा कीड़ा, या ऐसे कहें कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ई हमें वसा में घुलनशील देखने को मिलता है, और बाकी के जो बचे हैं विटामिन बी और सी वो हमें जल में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे ये पूछा था कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है, तो आपको बताना होगा कि विटामिन बी और विटामिन सी हमें जल में घुलनशील विटामिन देखने को मिलते हैं। यदि आपसे पूछ दे कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से है, तो आपको बताना होगा विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए हमें वसा में घुलनशील देखने को मिलता है। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि सौर ऊर्जा का कारण है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला विखंडन अभिक्रिया, संलयन अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सौर के ऊर्जा का क्या कारण हमें देखने को मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जाए कि जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन। आपको बताना ये है कि जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी बात है कि जीवाणुओं को और पूछा जाएगा कि जीवाणु को नष्ट करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो आपको बताना होगा कि जीवाणु को नष्ट करने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का क्या करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। जब भी आपसे पूछे कि जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो आपको वो क्लोरीन गैस का। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किए जाने वाला रसायन है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, सूखी वर्ग, पोटेशियम आयोडाइड, उपयुक्त सभी। आपको बताना ये है कि कृत्रिम वर्षा के लिए किस किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो आइए हम बताते हैं। जब भी बात आएगी कृत्रिम वर्षा की और पूछा जाएगा कि कृत्रिम वर्षा के लिए किस किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो आपको बताना होगा कि कृत्रिम वर्षा के लिए हम सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं, कृत्रिम वर्षा के लिए हम सोडियम क्लोराइड का भी प्रयोग करते हैं, कृत्रिम वर्षा के लिए सूखी वर्ग और पोटेशियम आयोडाइड का भी हम प्रयोग करते हैं। जब भी आपसे पूछे कि
कृत्रिम वर्षा के लिए किस किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो आपको बताना होगा कि कृत्रिम वर्षा के लिए हम सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं, कृत्रिम वर्षा के लिए हम सोडियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं, कृत्रिम वर्षा के लिए हम सूखी बर्फ और पोटेशियम आयोडाइड का भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 का क्या करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। जब भी आपसे पूछे कि कृत्रिम वर्षा के लिए क्या क्या प्रयोग करते हैं, तो आप ये सारा नाम याद रखिएगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और प्रधानमंत्री। आपको बताना ये है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का क्या करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमान बराबर होता है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, -40 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड और 49 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको बताना ये है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमान बराबर देखने को मिलता है। बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी बात आएगी कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमान बराबर देखने को मिलता है, तो आपको एक याद रखना है, क्या याद रखना है कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमान बराबर देखने को मिलता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का क्या करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। जब भी आपसे पूछे कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमान बराबर होता है, तो आपको बताना होगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर बराबर देखने को मिलता है। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि जोग या गोरसप्पा जलप्रपात संबंधी क्या गलत है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला, कर्नाटक में है, इसकी ऊंचाई 253 मीटर है, दूसरा नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है, या सरस्वती नदी पर स्थित है, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना ये है कि जोग या गोरसप्पा जलप्रपात संबंधी क्या गलत देखने को मिल रहा है। बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो आइए हम बताते हैं कि जब भी बात आएगी जोग या गोरसप्पा जलप्रपात की, तो आपको दिमाग में रखना है कि जोग या गोरसप्पा जलप्रपात हमें कर्नाटक में देखने को मिलता है। जब भी बात आएगी जोग या गोरसप्पा जलप्रपात की, तो आपको बताना होगा कि इसकी ऊंचाई में 253 मीटर देखने को मिलती है। जब भी बात आएगी जोग या गोरसप्पा जलप्रपात की, अब पूछा जाएगा कि इसका दूसरा नाम क्या है, तो आपको बताना होगा कि इसका दूसरा नाम हमें महात्मा गांधी जलप्रपात देखने को मिलता है। जब भी बात है कि जोग या गोरसप्पा जलप्रपात की और पूछा जाएगा कि यह किस नदी पे है, तो आपको बताना होगा कि यह सरस्वती नदी पे देखने को मिलता है। क्या 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 क्वेश्चन बनेगा, यदि आपसे पूछे कि जोग या गोरसप्पा जलप्रपात कहाँ है, तो आपको बताना होगा कि कर्नाटक में देखने को मिलता है। इसकी ऊंचाई कितना है, तो आपको बताना होगा कि इसकी ऊंचाई हमें 253 मीटर देखने को मिलती है। या किस नदी पे है, तो आपको बताना होगा कि सरस्वती नदी पे। इसका दूसरा नाम क्या है, तो आपको बताना होगा महात्मा गांधी जलप्रपात देखने को मिलता है। तो हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट बताए, ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो आप बहुत आसानी से जोग या गोरसप्पा जलप्रपात संबंधी क्वेश्चन बनेगा तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, ऐसे कहें कि ये हमारा होमवर्क का क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय। आपको बताना ये है कि किस राज्य में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। यहाँ पे हमने टोटल 20 क्वेश्चन बताए। अगर ये 20 क्वेश्चन आपके दिमाग में रखते हैं, तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आइए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ न्यू कंसेप्ट एंड कुछ न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।